आपको ध्यान देना है। आज हम लोग रजिस्टेंस को समझेंगे, रजिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स को। आपको मालूम है कि हम लोग रजिस्टिविटी ओम्स लॉ के बाद पढ़े थे और उसके बाद रजिस्टेंस का कुछ चर्चा करना था, मतलब ओम्स लॉ का ही अभी स्टडी हो रहा है कंटिन्यू। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि ओम्स लॉ जो है V=IR आया था और इसको प्रूफ भी किए थे हम लोग क्लास में। तो अब इसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, रजिस्टेंस का चर्चा होगा, लेकिन उससे पहले चलिए इसका थोड़ा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को ग्राफ के कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। सीन से यहाँ देख रहे हैं ओम्स लॉ में कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो दो वेरिएबल है यहाँ, पोटेंशियल और करंट। तो इसके लिए दो एक्सिस ले लेते हैं। एक एक्सिस ये पोटेंशियल के लिए है, तो ये दूसरा एक्सिस आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एक बढ़ता है तो उसी के साथ जो है करंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगा, इस तरह से जाएगा। तो ये ग्राफ ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए जैसे जैसे पोटेंशियल वेरी कर रहा है वैसे वैसे करंट भी वेरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वेयर जो आर है वो आर रजिस्टेंस है, जिसका चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं पूरा, कि रजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, रजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, रजिस्टेंस किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होगा, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग। लेकिन इस कंडीशन में हम लोग ओम्स लॉ के इक्वेशन में देख रहे हैं कि आर हम लोगों का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो tan थीटा जिसको हम लोग एम स्लोप बोलते हैं वो यहाँ आर है, क्योंकि V=IR का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ग्राफ ये ट्रेस हुआ है स्ट्रेट लाइन। Y=mx और प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पर c है नहीं, c स्लोप 0 है, इंटरसेप्ट c इंटरसेप्ट है जो कि 0 है, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। और आपका m जो है यहाँ पर देखिए रजिस्टेंस है और i वेरिएबल x है। तो इस तरह से यहाँ पर tan थीटा जो स्लोप है वही रजिस्टेंस है, मतलब tan θ=R होगा। तो ये ग्राफ आप ट्रेस करिए, जो बताए इसको समझ में आपको आ रहा होगा। और रजिस्टेंस यहाँ से चलिए कंटिन्यू करते हैं, रजिस्टेंस को मिटा देते हैं इसको। रजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया है ओम्स लॉ में ही। तो प्रूफ कर रहे थे तो रजिस्टेंस डिफाइंड हुआ था, आपको याद होगा कि सिंस रजिस्टेंस R = आया था ρ×L/A, हैं, यही ना रजिस्टेंस का फार्मूला आया है। तो अब यहाँ पर L क्या है, तो लेंथ ऑफ जो है कंडक्टर अगर है, ये कंडक्टर है तो इसका लेंथ L और इसका एरिया जो है A, और ये जो रो है वो रो रजिस्टिविटी है। रो क्या है, रजिस्टिविटी, मतलब किसी कंडक्टर के लेंथ, एरिया और रजिस्टिविटी से डायरेक्ट डिपेंडेंट होता है रजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ रजिस्टेंस को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रजिस्टेंस वर्ड आया कहाँ से, तो आपको बता दें कि ये कंडक्टर के लिए ही आया है। किसी कंडक्टर का रजिस्टेंस यहाँ पर डिफाइंड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टर से ही पास कर सकता है, चार्ज का फ्लो कंडक्टर में ही हो सकता है। इसीलिए हम लोग कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। आपको पता है कि कंडक्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता हो, मतलब करंट मूव कर रहे हो। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ कंडक्टर दो टाइप का होगा, एक आइडियल कंडक्टर और दूसरा नॉन आइडियल कंडक्टर। तो ये जो आइडियल कंडक्टर है इसका मतलब क्या है, आइडियल कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है
वो रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, इसीलिए इस आइडियल कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस वो सीधे सिंगल वायर होगा, है ना, स्ट्रेट वायर होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेट वायर की तरह सीधा ऐसे सिंबलाइज करते हैं आइडियल कंडक्टर को। मतलब इससे जो रेजिस्टेंस इसमें होता है आइडियल कंडक्टर का वो 0 ओम होता है, अभी जानेंगे ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का ओम होता है। नॉन आइडियल कंडक्टर का जो सिंबल है रेजिस्टेंस है वो 0 नहीं होता है। तो 0 नहीं होता है तो मान लेते हैं कि R ओम होगा। अब इस नॉन आइडियल कंडक्टर को ही हम लोग लेकर के आगे पढ़ेंगे डिटेल। मतलब नॉन आइडियल कंडक्टर का जो आपका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस वो इस तरह से होता है, ऐसे करते हैं और इसी में ऐसे ऊपर नीचे इस तरह से सिंबल देते हैं, जो कि एक रेजिस्टेंस का ये सिंबल होगा नॉन आइडियल के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रेजिस्टेंस को जब भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये नॉन आइडियल के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक सुपर कंडक्टर भी होता है। दो तो आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है, एक सुपर कंडक्टर होता है। सुपर कंडक्टर के रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो R = 0 ओम ही होता है। मतलब सुपर कंडक्टर या आइडियल कंडक्टर दोनों के लिए रेजिस्टेंस जो है 0 ओम होता है, 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सुपर कंडक्टर आइडियल कंडक्टर ही एक तरह का। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस को लेकर। रेजिस्टेंस तो आपको समझ में बात आ गया होगा कि क्या है। अब यहाँ पर SI यूनिट इसका चलिए मेजर करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इस तरह से ओम का सिंबल है, या आप लिखिए ओम पूरा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो चलिए यहाँ से डिफाइन करते हैं कि सिंस V = IR, तो R = V/I। I तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, V फंडामेंटल नहीं है। और डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है कि फंडामेंटल फॉर्म में लिखा जाता है, एग्जिस्ट करता है ये। तो V का डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा, I का तो I रहेगा या A हो जाएगा यहाँ। तो चलिए V को यहाँ से निकालते हैं, पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा। तो सिंस V = होता है U/Q। U आपका वर्क मतलब वर्क कहें या आपको इसको पोटेंशियल एनर्जी कहें, एनर्जी है ये। तो जो एनर्जी का डायमेंशन है वही वर्क का भी है। तो वर्क का Fs होता है, वर्क का Fs होता है। तो फोर्स का हो जाएगा mL/T⁻², और S है लेंथ, तो L हो जाएगा तो L² भी। तो यहाँ U के जगह पर mL²T⁻²/Q का IT हो जाता है, क्योंकि Q फंडामेंटल फॉर्म नहीं है। IT मतलब करंट इनटू टाइम। तो करंट का हो जाएगा आपका I और T। अब इसको जैसे ही आप ऊपर ले जाइएगा तो mL²T⁻Q⁰I⁻। ठीक है, अब इसको लाकर यहाँ पुट कर देंगे और रेजिस्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा। तो mL²T⁻³ और I नीचे I है, ऊपर जाएगा, पहले से इन्वर्स है तो इन्वर्स 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का देखिए यहाँ डायमेंशन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये आता रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टेंस का क्या होगा, तो कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G जो है 1/R होता है रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा m−L⁻T⁻³ और T⁻ नहीं होगा क्योंकि यहाँ रेसिप्रोकल, तो 3 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और I² हो जाएगा।
ये कंडक्टेंस का हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो इस तरह से ये डायमेंशन यूनिट आप लिख चुके होंगे। अब यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग को देखते हैं रेजिस्टेंस के, मतलब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होगा ये समझना है। तो पहला फैक्टर अफेक्टिंग होगा मटेरियल, और मटेरियल से इफेक्टेड होता है रेजिस्टेंस, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का है उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिए, लिखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहला फैक्टर लिखते हैं विथ मटेरियल। मटेरियल से चलिए देखते हैं किस तरह से इफेक्टेड होता है रेजिस्टेंस। तो सिमिलर जैसे रजिस्टिविटी इफेक्टेड होता था वैसे ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रजिस्टिविटी के साथ R = ρ×L/A है। तो रजिस्टिविटी जिस तरह से इफेक्टेड था वैसे ही रेजिस्टेंस भी इफेक्टेड होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि अगर आपका नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है सेमी कंडक्टर, और सबसे कम रेजिस्टेंस कंडक्टर का, क्योंकि आपको देख ही रहे थे आप लोग कि अगर कंडक्टर आइडियल है तो रेजिस्टेंस 0 हो जाता था। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा नॉन कंडक्टर का होता है। अगर नॉन कंडक्टर आइडियल है तो रेजिस्टेंस हाई इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर आपको बता दिया गया। अब ये पहला था। दूसरा ये देखते हैं विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसका क्या फैक्टर अफेक्टिंग है इसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज लिख सकते हैं यहाँ। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ increases temperature and values of non-conductor and semiconductor decreases with increases temperature। समझ में बात आ रहा होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, और कंडक्टर के लिए वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ऑफ कंडक्टर विथ इंक्रीजेज टेम्परेचर। अगर कंडक्टर के लिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और नॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो चलिए यहाँ से रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन RT एंड R0। RT और R0 के साथ रिलेशन क्या होगा, जैसे वहाँ ρT एंड ρ0 के साथ था। तो आपको यहाँ पता है कि RT जो है ये क्या है, तो RT जो है रेजिस्टेंस है एट गिवन टेम्परेचर T के साथ, और R0 क्या है, तो ये भी रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो आपको पता है यहाँ से कि सिंस R जो है रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है, तो RT/R0 का जो रेशियो है ρT/ρ0 हो जाएगा। और आपको कल बता रहे थे कि ρT होता है ρ0 × 1 + α∆T चेंज इन टेम्परेचर। तो ρT के जगह पर ये वैल्यू रख देंगे,
तो क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर, तो आर टी बाई आर टी के जगह पर जो है रहेगा, तो आर टी रहेगा और डिवाइडेड बाई आर नॉट इजकल टू हो जाएगा रो टी के जगह पर हो जाएगा रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई रो नॉट से रो नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आर टी इजकल टू हो जाएगा आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया। ध्यान रखना है आर टी और आर नॉट के बीच, आर नॉट क्या है लिखे हैं, आर टी क्या है लिखे हैं, अल्फा के बारे में पता है आपको, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको नोट करिए जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं, ये था आपका टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे। इस रिलेशन फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा, बुक से एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अदर बुक आपके पास है तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप सॉल्व करिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग थर्ड देखते हैं। तीसरे फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोग शेप साइज के लिए बात करेंगे। तो थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग शेप विथ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के शेप साइज से भी रेजिस्टेंस इफेक्टेड होता है। तो कंडीशन लिखेंगे व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो कंडीशन में हम लोग ले लिए हैं कि अगर वॉल्यूम कंडक्टर का कांस्टेंट हो तो तब फाइंड करना है, देन रेजिस्टेंस का देखना है, शेप और साइज का क्या इफेक्ट होगा अगर कंडक्टर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया हो। तो देन हम लोग लिखेंगे कि R इजकल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, तो रो तो कांस्टेंट है, आपको पता है कि एक रजिस्टिविटी है, लेंथ और एरिया वेरिएबल टर्म है, और वॉल्यूम कांस्टेंट का बात किया गया है। तो आर का देखते हैं एल के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि शेप साइज तो लेंथ और एरिया ही होगा, तो इसी का इफेक्ट न देखना है रेजिस्टेंस के साथ। तो करेंगे क्या कि ऊपर और नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर इजकल टू रो इंटू एल स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो भी लिख दिए जो कि कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। तो आर का रिलेशन लेंथ के साथ जो है एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ रिलेशन एल स्क्वायर आ गया। अगर इसको आपको समझना है ध्यान से कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो उसको भी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन का मतलब इससे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा है, कहेगा कि अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है R1 है और लेंथ अगर उसका L1 है, और उसके कंडक्टर के लेंथ को अगर मान लीजिए डबल कर दें, जैसे चेंज कर दें, L2 कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस R2 क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है आपसे, तो इसी रिलेशन को यूज करोगे आप। जैसे इसके लिए आप लिखोगे R1 इजकल टू रो इंटू L1 स्क्वायर बाई भी, क्योंकि रो और भी तो दोनों कांस्टेंट है, तो इस सेम मटेरियल को का लेंथ बढ़ाया गया है तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। तो रजिस्टिविटी और वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट रहेगा। लेंथ चेंज हुआ है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ जो है रिलेशन है। इस तरह से देख ही रहे हैं आप, अगर रेजिस्टेंस जो है चेंज होगा तो लेंथ एल स्क्वायर से चेंज हो रहा है। तो पहला कंडीशन के साथ ये लिखोगे आप, दूसरा कंडीशन के साथ R2 इजकल टू रो इंटू L2 का स्क्वायर बाई भी, और दोनों आप दोनों कंडीशन को डिवाइड कर दोगे तो R1 बाई R2 इजकल टू रो से रो कैंसिल होगा, भी से भी, तो L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर आ जाएगा। तो
इस रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट कंडीशन का कंडक्टर का लेंथ दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, और सेकंड का लेंथ अगर आपको पता हो डबल या जो भी दिया रहेगा, तो R2 फाइंड कर लोगे ना इस रिलेशन से। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रखना इसको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन के साथ। अगर मान लीजिए जो यहाँ एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, अगर यहाँ एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरिया से कर दें, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो एरिया से करेंगे तो वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो R इक्वल टू रो इंटू वी बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ वॉल्यूम और रो कांस्टेंट है, तो आपका जो है R का रिलेशन एरिया के साथ इन्वर्सली स्क्वायर हो जाएगा। तो वही एप्लीकेशन अगर इसके लिए देखना हो, तो अगर आपसे कहा जाए कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर का लेंथ फिक्स है, और या एरिया कह दे, लेंथ ना बोल करके एरिया कह दे कि एरिया A1 है और जिसका रेजिस्टेंस R1 है, अगर इसका एरिया चेंज कर दिया जाए, A2 कर दिया जाए, तो बताइए R2 क्या होगा, कितना से चेंज होगा। तो इसी रिलेशन के साथ आप लिखेंगे R1 बाई R2 इक्वल टू A2 का स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर। क्योंकि कंडक्टर का शेप जरूरी नहीं कि रॉड टाइप का हो, वो स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर एरिया दिया रहेगा तो सर्कल दिया रहेगा, सर्कल का मतलब कि अगर स्फेयर दिया रहेगा तो एरिया स्फेयर का रखना पड़ेगा यहाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये कंडीशन था आपका फैक्टर अफेक्टिंग के लिए, शेप साइज से कैसे इफेक्टेड होगा रेजिस्टेंस। तो इन्वर्सली स्क्वायर के साथ एरिया के साथ और लेंथ के साथ डायरेक्टली एल स्क्वायर के साथ रिलेशन आर का। तो ये हम लोग समझ रहे थे आज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, समझ में बात आया होगा। इसके बाद हम लोग सेल के बारे में चर्चा करेंगे और तब किरचॉफ्स लॉ आता है, ठीक है। तो सेल क्या होता है, सेल का चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। सेल का मतलब बैटरी है, तो बैटरी का पूरा कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देखेंगे, और उसके बाद ही हम लोगों का सर्किट स्टार्ट हो पाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का फंडामेंटल सब कुछ समझ लिए, अभी फैक्टर अफेक्टिंग भी देख लिए, तो अब रेजिस्टेंस तो रेडी हो गया है। सेल को अगर समझ ले हम लोग, तो सेल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ सर्किट बनने वाला है, और उसके बाद उस सर्किट को समझने के लिए किरचॉफ्स लॉ आएगा। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैटरी के साथ अगले क्लास में। इसको आप जल्दी से नोट करिए, मिलते हैं अगले क्लास में सेल के साथ, ठीक है।